आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम ये बताते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जो मेन पैसा बिजनेस में आया हो और उसको मेन कौन कौन सी जगहों पे लगाया हो। तो अगर हम इन्हें नटशल बात करें तो ये जो पैसा है हम लगाते हैं ये नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लगाते हैं हम। देखिए, करंट एसेट्स तो वर्किंग के लिए यूज हो रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं बिजनेस में आपकी जो है वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली ये मान के चलते हैं कि हम नॉन करंट जो है उसकी बात करी जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर हम अगर बात करें तो क्या बताना चाहते हैं कि नॉन करंट एसेट्स में कहाँ कहाँ पर पैसे इन्वेस्टेड हैं, कितने पैसे उससे इनफ्लो हुए और कितने पैसे आउटफ्लो हुए। अब देखिए, इनफ्लो कब होगा? अगर कोई आप नॉन करंट एसेट को सेल करते हो तो उससे पैसे आएंगे, तो वो आपका इनफ्लो ऑफ कैश होगा। इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब रुपयों का आना। और अगर आपने किसी नॉन करंट एसेट्स में पैसे लगाए हैं तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो आउट कब पैसे लगाते हो आप? जब आप उसको परचेज करते हो। तो अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो यहां पर क्या है कि परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट एसेट्स की बात है। यानी कि नॉन करंट एसेट्स जो हेडिंग है हमारी, उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके अंदर, उसका परचेज और सेल यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। जब हम कोई नॉन करंट एसेट को एक्वायर करते हैं, प्राप्त करते हैं या परचेज करते हैं, तो हम उसमें पैसे लगा रहे होते हैं, तो वहां पर आउटफ्लो हो रहा होता है, पैसे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास अगर हम उसको सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं। तो मेन यहाँ पे दो ही चीजें हैं, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें और भी आती हैं जो धीरे धीरे हम आगे और भी ऐड ऑन करेंगे। अभी शुरू में यही बात समझ के चले। और एक छोटी सी बात और समझ लें, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो वहां से जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आती है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो जैसे हमने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, तो वहां से हमें अगर डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो वो जो इनकम है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शो करी जाएगी, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और इसी तरीके से अगर किसी कंपनी के हमने डिवेंचर्स खरीदे हैं, हमने वहां पे इन्वेस्ट किया है, तो वहां से हमें ब्याज मिल रही होगी, तो जो इंटरेस्ट मिल रही होगी वो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इसलिए वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी बिल्डिंग में या किसी लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं ये मान करके कि यहाँ से हम रेंटल इनकम लेंगे। तो अगर हमारी कोई रेंटल इनकम इस तरीके की आ रही है तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। पर यहाँ पे साथ के साथ आपको एक बात जो बहुत जरूरी है ध्यान देनी है कि अगर मान लीजिए हम बैंक की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो इंटरेस्ट उसको मिल रही है या इंटरेस्ट की जो इनकम है वो बैंक के लिए तो ऑपरेटिंग होगी, तो वो अगर इंटरेस्ट अगर यहाँ पर जनरल वे में मिल रही है तो वो आपकी वहां पर इन्वेस्टिंग इनकम नहीं होगी उसकी। बैंक के लिए तो वो उसकी ऑपरेटिंग इनकम ही है, क्योंकि उसका तो मेन ऑपरेशन ही है पैसे लेने देने का काम और उससे रिलेटेड ब्याज का लेना देना। तो आपको यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में बात करें तो क्या क्या चीजों को लेना है, तो परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा अगर कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपको कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, आपने कहीं डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, और या फिर आपको कोई रेंट मिल रहा है, आपने किसी बिल्डिंग या लैंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सारी पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के पार्ट हो गए और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जब हमारे पास पैसे आ रहे होंगे तो हम कहेंगे जी इनफ्लो ऑफ कैश है, और जब हमारे पास से पैसे जा रहे होंगे तो हम कहेंगे कि भाई हमारे पास से आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमने रिकॉर्ड करना है, और कैसे करना है हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। यहां पर हमने 4 नॉन करंट एसेट्स को कंसीडर करना है। यहाँ पे मशीन देखिए 4 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई है। लैंड 4 लाख का था, अब 2,50,000 का हो गया है। फर्नीचर 1 लाख का था, अब 90,000 का हो गया है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, अब 7 लाख की हो गई है। ये
चारों हमारी नॉन करंट चीजें हैं। अब इसमें देखिए क्या है कि 4 लाख की मशीन थी, अब 3 लाख की मशीन हो गई है, तो 1 लाख रुपए की मशीन जो है यहाँ पे कम हो गई है। अगर 1 लाख की मशीन कम हो गई है तो कम होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये डेप्रिशिएट हुई होगी या ये सेल हुई होगी। अगर ये सेल हुई है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल एंड परचेज जो है एसेट्स की, जो नॉन करंट एसेट्स की हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। वो इसका मतलब है कि वहां से हमने इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं वो बिजनेस में नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ही किया जा रहा है, तो उसका ये इनफ्लो और आउटफ्लो का पार्ट होगा। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में दिया रहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि भाई ये 4 लाख से 3 लाख हो गया है, 4 लाख टू 3 लाख हो गया, तो ये चेंज किस लिए हुआ है ये बताएंगे। या तो डेप्रिसिएशन हुआ है या सेल हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन हुआ है तो फिर ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब नहीं रखता, पर अगर ये सेल हुआ है तो फिर इसका मतलब इतने रुपए हमारे पास इनफ्लो होंगे, 1 लाख रुपए हमारे पास आया होगा। इसी तरीके से लैंड के लिए भी हम बात सोच सकते हैं कि लैंड 4 लाख से 2,50,000 है, पर एक बात जो लैंड के लिए ध्यान देने की, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती यूजुअली। 99.999% तक की बात करेंगे तो लैंड जो है डेप्रिशिएबल नहीं है। लैंड के हमेशा वैल्यू एप्रिशिएट होती है। तो यहाँ पर जो है हम डेप्रिसिएशन नहीं सोच सकते कि 4 लाख का 2,50,000 हो गया तो ये डेप्रिसिएशन हुआ होगा। यहाँ पर तो हमें पता है कि भाई ये सेल ही हुई। फर्नीचर का देखिए 1 लाख से 90,000 हुआ, बड़ा माइनर से डिफरेंस है, 10% के आसपास। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन के रेट जो है 10-15% रहते हैं, तो अगर 10% के आसपास की कोई वैल्यू कम हो रही है तो बेटर अप्रोच ये होती है कि हम ये मान के चलें कि ये डेप्रिशिएट हुई है। तो फर्नीचर के केस में जो हमारी एजम्पशन लेना चाहिए कि ये यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो दूसरी तरफ बढ़ गई है, 2 लाख से 7 लाख हो गई, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब हमने परचेज करी है। अब देखिए ये जो पार्ट है ये कैश फ्लो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इतने दिन से पढ़ रहे थे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, थर्ड पार्ट जो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फोर्थ पार्ट में जो है इसका कैश का फाइनल सॉल्यूशन दिखाते हैं, सो फाइनल आंसर दिखाते हैं वहां पे कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस कैसे चेंज हुआ। आज और एक आध और क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो कैसे इसको शो करना है। अब मैं पूरा पार्ट तो यहाँ पर नहीं लेके चल रहा हूँ, केवल मैं सेकंड जो रिलेवेंट पार्ट है उसी को लेकर के आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। केवल हम इस समय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की ही बात करेंगे। तो मैं चल रहा हूँ आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे। आपने ऊपर इसके ऊपर पूरा एक कंटिन्यूटी में बनाया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर आपका ऑपरेटिंग बना होगा। अब हम सेकंड पार्ट पे जब आ रहे हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने अपने पास से हेडिंग्स लिख दी, इनफ्लोज आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब रुपयों का आना और आउटफ्लोज का मतलब रुपयों का जाना। ऐसी हेडिंग्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है, पर आप जब तक घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज अपने लिए लिख सकते हो आप। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसी कोई हेडिंग रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हुआ है कि मशीन 4 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई है। तो हम यहाँ पे ये सपोज करके चल रहे हैं कि ये मशीन जो है सेल हो गई। जब ये सेल हो गई होगी तो इससे हमारे पास क्या हुआ होगा कि पैसे आए होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ मशीन। मशीन हमने बेची, रुपए आए, और कितने रुपए आए? 1 लाख रुपए। इसके बाद फिर दूसरा जो है लैंड है। लैंड 4 लाख से 2,50,000 हो गया। तो जब 4 लाख से 2,50,000 हो गया तो इसका मतलब 1,50,000 का लैंड जो है वो हमने सेल कर दिया। तो फिर हम लिखते हैं सेल ऑफ लैंड, और ये हो गया है 1,50,000 का। फिर इसके बाद जो है आपको फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर 1 लाख से 90,000 हुआ है, बहुत कम का डिफरेंस है। हमने यहाँ पे ये सपोज किया है कि ये डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो सेल परचेज की बात नहीं, इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि ये अगर क्वेश्चन एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पे ये क्लियरली मेंशन्ड होगा कि भाई ये घट गया है तो आपका डेप्रिसिएशन के कारण घट गया है या सेल के कारण घट गया है।
तो हमने यहाँ पे तो जानबूझ के ऐसा पॉइंट लिया जिससे हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर होकर चलें कि अगर 10% के आसपास कम ज्यादा वेरिएशन हो रहे हैं तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन होगा, अगर ज्यादा पार्ट का है तो इसका मतलब वो सेल ही हुआ होगा। एक जनरल लॉजिक पे बात समझाई। और लैंड के केस में आपको खासतौर पे ध्यान देना है कि लैंड यूजुअली डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। काफी सारे बुक्स में तो लिखा हुआ कि लैंड डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, पर क्या है कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वो कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है कभी। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की थी, अब इन्वेस्टमेंट 7 लाख की है, यानी कि 5 लाख रुपीस की हमने इन्वेस्टमेंट और करी है। अगर हमने 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट और करी है तो इसका मतलब हमारे पास से पैसे गए होंगे, आउटफ्लो है, क्योंकि हमने परचेज करी है इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हैं आपकी 5 लाख रुपीस। तो मेन यहाँ पर क्या है कि ऊपर जो सेल कर रहे हैं आप नॉन करंट एसेट्स, उससे पैसे आ रहे हैं, और परचेज जब आप कर रहे होंगे तो उससे पैसे जा रहे होंगे। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव होता है, या इंटरेस्ट रिसीव होता है, या रेंट रिसीव होता है। अगर उसका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है तो फिर वो हमारे जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। यानी कि शॉर्टकट में हमें क्या याद रखना है कि परचेज एंड सेल जो है वो मेन आने हैं। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, बशर्ते कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट आपका ना हो। तो इस जगह पर हमारे पास से पैसे आए कितने, टोटल हमने मेन कॉलम में लिखना है, मेन कॉलम है, और उसमें हमने लिखा जी हमारे पास पैसे आए हैं 2,50,000, और यहाँ पर टोटल 5 लाख ही हो रहा है। तो इसमें हमारे पास से रुपए जा रहे हैं, ये रुपए जा रहे हैं तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और इतना सही पार्ट है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। अब यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हुआ कि 2,50,000 आपके कम हो गए। आपके पास आए 2,50,000 है और चले गए 5 लाख हैं, तो आपका आंसर होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर पैसे आ रहे होते तो आप लिखते जी कैश जनरेटेड, इतना कैश हमारे पास बढ़ गया। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे सिलेबस में एक चीज और है कि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आप एक्सपेक्ट करिए, इसकी एक एडजस्टमेंट भी होगी। अगर किसी भी एसेट की, नॉन करंट एसेट की आपको एडजस्टमेंट दी है तो आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका अकाउंट बनाने की वजह क्या है कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उसके अंदर हिडन भी होगी। तो उन हिडन इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए हमें एक जो है नॉन करंट एसेट का, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना है। तो अब हम अगले पार्ट में क्या कर रहे हैं कि हम सीखेंगे कि नॉन करंट एसेट अकाउंट में क्या क्या चीजें आया करती हैं अमूमन। तो जनरल वे में पहले हम सीखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं आपको फिर से याद करा दूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतनी ही है। यहाँ पे ऊपर आपको इनफ्लो में सेल लिखना है, आउटफ्लो में आपको परचेज लिखनी है नॉन करंट एसेट्स की, और उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट करके कोई रेंट मिल रहा है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। केवल इतना सही है। अब इसमें क्वेश्चन का जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि आपको अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, एडजस्टमेंट्स दी होती है। अगर एडजस्टमेंट दी हुई है किसी फिक्स एसेट की तो हमें एक उस फिक्स एसेट का यानी कि नॉन करंट एसेट का एक अकाउंट बनाना है। अब हम सीखने जा रहे हैं कि नॉन करंट एसेट अकाउंट कैसे बनता है। हालांकि ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये सारे के सारा वही पार्ट है जो आप 11th क्लास में डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ गए हैं। वहां पर भी आप एसेट का अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर भी आपको एक एसेट का अकाउंट बनाना है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल वे में क्या क्या चीजें हुआ करती हैं एक फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर, या एसेट अकाउंट के अंदर भी कह सकते हैं इसको। तो हम एसेट अकाउंट की बात कर रहे हैं। देखिए आपको ये बात याद रहनी चाहिए और पता भी होनी चाहिए कि हर एक एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट में होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। एसेट्स जो होती हैं
वो डेबिट से स्टार्ट होती हैं और क्रेडिट में क्लोज होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल वे में अकाउंट बनाने की बात बता रहा हूं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इस जगह पर क्या होता है, हम ओपनिंग बैलेंस को लिखते हैं। और आपको मैं बात बता दूं कि आपको एग्जाम में एडजस्टमेंट होगी तो एसेट अकाउंट बनाना है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिए तो ये एसेट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। पर आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि एग्जाम में इसकी एडजस्टमेंट जरूर होगी। दूसरी तरफ हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इस जगह पे क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए, आप जब एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट के जो मेन दो ट्रांजैक्शन हैं वह है एसेट का परचेज करना और एसेट का सेल करना। अगर आपने एसेट खरीदी है तो आपकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि आप यहाँ पे टू बैंक लिखते हो और ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हम परचेज कर रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट परचेज लिख दिया तो वो गलत होगा, क्योंकि परचेज वर्ड यूज करते हैं हम गुड्स के लिए। हिंट के लिए हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो हमारी एंट्री उल्टा हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट। जब आप सेल करते हो तो बाय बैंक और परचेज करते हो तो टू बैंक। ऐसा आप 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो डेप्रिसिएशन के अंदर, डेप्रिसिएशन का जब चैप्टर पढ़ रहे थे। जब आप सेल कर रहे होते हो तो सेल करते समय क्या होता है कि अक्सर कुछ फायदा होता है या कभी नुकसान होता है। तो ये फायदा और नुकसान जो होता है इसको भी हमें रिकॉर्ड में लाना होता है। और अगर आपका कोई लॉस होता है तो मैं आपको याद करा दूं, आप क्या लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते थे लॉस ऑन सेल। और ठीक इसके विपरीत अगर कोई फायदा हो जाता था तो आप यहाँ पे लिखते थे टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इस जगह पे हम ब्रैकेट में लिखते थे प्रॉफिट ऑन सेल। ये मान के चलिए कि ये एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एसेट अकाउंट में क्या होता था कि आप एसेट यूज करते थे तो वो एसेट डेप्रिशिएट होती थी। अगर वो डेप्रिशिएट होती थी तो उसकी एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट के अंदर उसकी पोस्टिंग होती थी बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए, किसी भी एसेट के अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अब होगा क्या कि जब भी एडजस्टमेंट दी है तो इसका मतलब उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर से छुपा दी। अब वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए हमें यह एसेट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम बुक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on April 1st 2019 was 9,60,000 and on 31st March 2020 was 10,50,000. Depreciation for the year was 35,000. In the beginning of the year, a part of the plant was sold for 45,000, which had a written down value of ₹30,000. Calculate cash flow from investing activities. अब देखिए, इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको 2-3 एडजस्टमेंट्स लिख करके साथ के साथ दे दी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दे दी। और इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि अब आप हमें पता करके बताइए कि भाई कितना हमारे पास जो है यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो हो रहा है। तो भाई क्योंकि एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और एडजस्टमेंट दी हुई हैं तो हमें इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने अभी जो चीज जो सीखा है अकाउंट बनाना, वो वही वाला है जो डेप्रिसिएशन चैप्टर में आप पढ़ के आए। अकाउंट वही वाला पार्ट ही है, उसी को ही लेके हमने आगे चलना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज एंड सेल, डेप्रिसिएशन और सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस। इसी के बेसिस पे अब हम इस क्वेश्चन का एक अकाउंट बनाते हैं। यही क्वेश्चन हम करते हैं अकाउंट बनाकर। तो क्वेश्चन में आ जाता हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे किस एसेट का अकाउंट बना रहे हैं हम,
और हम अकाउंट बना रहे हैं भाई प्लांट एंड मशीनरी का, ऊपर हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और पहली चीज होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि जो शुरू का बैलेंस है, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन जो एट द एंड है। तो बैलेंस कैरिड डाउन क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो है आपका 9,60,000 और एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका 10,50,000 है। तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे तो 9,60,000 और 10,50,000 ये हमने बैलेंसेस लिख दिए। ये क्वेश्चन में जब हम एग्जाम में अटेंड कर रहे होंगे तो वो बैलेंस शीट में दिए होंगे, 2 डबल कॉलम की बैलेंस शीट है तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वहां से उतार लेंगे। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट दी हुई है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 35,000। इस साल हमने 35,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वो है यहाँ पे 35,000। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट हमें दी हुई है कि ए पार्ट ऑफ द प्लांट वाज सोल्ड फॉर 45,000। एक प्लांट का हिस्सा हमने 45,000 रुपीज में बेच दिया। अगर हमने 45,000 में बेच दिया तो हम लोग लिखेंगे जी बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे भाई ये सेल हुआ है। पर कितने में सेल हुआ है? 45,000। जब भी आप सेल करोगे तो आपको एक काम जरूर करना होता है, याद भी आ गया होगा, आप पैसे पहले भी करते थे। वो ये करना होता है कि देखना होता है सेल करते समय उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में ही आगे दिया हुआ है कि 45,000 में तो बेचा है और उसकी वैल्यू जो थी वो थी यहाँ पर उसकी 30,000। तो भाई अगर 30,000 के प्लांट को हम 45,000 में बेच दे रहे हैं तो 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और अगर प्रॉफिट हो गया तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। आप लिखोगे 2PL और ब्रैकेट में आप लिख दोगे प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल जो है यहाँ पे 15,000 हो गया। 15,000 कैसे हुआ? कह रहे जी 30,000 का प्लांट था, उसकी बुक वैल्यू 30,000 थी और हमने 45 में बेच दिया। तो 30,000 की चीज को 30,000 के आइटम को 45,000 में सेल कर रहे हो आप, तो 15,000 आपका प्रॉफिट हो गया। और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया। अगर हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया तो इस अकाउंट को टैली होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टोटल करते हैं सबसे पहले। अब इसका टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि क्रेडिट साइड बड़ी है और ये टैली तो हो नहीं रहा। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में कितना टोटल हो रहा है? क्रेडिट साइड में टोटल हो रहा है 550 और ये हो गया जी आपका 11,30,000। तो 11,30,000 में से अगर हम माइनस कर दें 9,60,000 और 15,000 तो इस जगह पर हमारे पास एक बैलेंस निकल रहा है, बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है और वो निकल रहा है हमारा 1,55,000 रुपीज का। अब भाई 9,60,000 और 10,50,000, 15,000, 35,000, 45,000 ये सारे फिगर दिए हुए हैं, इसको टैली हो जाना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो इस साइड किसी चीज का बैलेंस निकल के आ रहा है, कोई बैलेंस आ रहा है तो इस साइड बैलेंस किस चीज का हो सकता है? आइए अब आप खुद ही देखिए कि ये बैलेंस किस चीज का हो सकता है। हमने ऐसा एक अकाउंट बनाया था पहले जिसके अंदर हमने समझा था कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो अगर आप नोटिस करें डेबिट साइड में आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन था, प्रॉफिट ऑन सेल था और इसके अलावा ये बैलेंस आपका निकल के आ रहा है। तो ये बैलेंस किस चीज का हो सकता है? ये बैलेंस होगा आपका परचेज का। यानी कि इससे हमें क्या हुआ, एक हिडन इंफॉर्मेशन ये मिली कि भाई इतने रुपए के आपने परचेजेस करी थी। तो एग्जाम में हमको ये एसेट अकाउंट इसी वजह से बनाना है कि यहाँ पर अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो भाई वो डेबिट में परचेज का बैलेंस होता है, और अगर क्रेडिट में है तो कभी कभी वो सेल का होगा या डेप्रिसिएशन का होगा। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी एडजस्टमेंट दी उसके ऊपर। तो इस जगह पर हम लिखेंगे ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया इसके लिए हम लिख देंगे ये है इनफैक्ट में आपकी परचेज। तो पैसे गए होंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक
और ब्रैकेट में बता देंगे परचेज। ये हमने एसेट अकाउंट बनाया। अब इस एसेट अकाउंट के बेसिस पे आपको वो बोलता है कि आप जो है इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताएं। तो अब हम इसके लिए कैश फ्लो बनाते हैं। तो कैश फ्लो हमें पूरा तो नहीं बनाना है, हमें केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बताना है। तो मैं इसके लिए आपको लेके चल रहा हूं यहाँ पर। हम यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे ऊपर। सेकेंड हेडिंग है हमारी, ये सेकेंड पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हमारे पास जो कैश फ्लो हुआ उसमें दो चीजें लिखनी होती हैं। एक इनफ्लो, ऐसा हेडिंग कई टीचर्स पसंद नहीं करते लिखना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आप अपने स्कूल के टीचर्स जैसे आपको बता रहे हैं वैसे लिखते हैं, वो कोई हेडिंग लिखाता है कोई नहीं लिखाता है। इनफ्लो और आउटफ्लो में ये बात क्लियरली एक्सप्रेस हो जाती है कि रुपए आए और यहाँ पर गए। तो अब हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो हमने अकाउंट बनाया था, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में दिया ही हुआ था कि हमने एक प्लांट को बेच दिया है 45,000 रुपीज में। तो अगर हम प्लांट को बेच कर देते हैं तो उससे पैसे आए होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पैसे आए हमारे पास, किससे आए हैं? सेल ऑफ प्लांट से। तो प्लांट के सेल से हमारे पास से कितने पैसे आए? 45,000 रुपीज। इसके अलावा आपने बैलेंस करके निकाला था कि एक परचेज भी हुआ है प्लांट। तो परचेज आपको याद ही होगा, अभी हमने निकाला है। तो परचेज ऑफ प्लांट था 1,55,000। तो यहां पर पैसे आए ऊपर और यहां से पैसे चले गए। इसी के तरह से और भी सेल हो सकती हैं, और भी परचेज हो सकती हैं। ये तो स्टार्टिंग का छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसका टोटल करेंगे तो बाहर भी 45,000 नहीं आ रहा है, इसमें टोटल करेंगे तो 1,55,000 नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, हालांकि क्योंकि एक ही चीज थी। तो अब देखें तो यहाँ पर 45 आए और 1,55,000 चले गए। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? 1,10,000 माइनस हो गया। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर कैश यूज्ड, पैसे चले गए इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इतने पैसे हमारे पास से गए। और फिर से आपको याद करा दूं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मेन हमें सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स ही लिखनी होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक तो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स, फिर दिया हुआ है भाई लैंड एंड बिल्डिंग, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट held in the beginning of the year were sold at 10% profit। वो कह रहे कि आधी इन्वेस्टमेंट को उन्होंने क्या कर दिया? बेच दिया है। कैसे बेच दिया है? जो बिगिनिंग में थी उसकी आधी इन्वेस्टमेंट बेच दी। किस तरह से बेची? 10% प्रॉफिट लेके बेच दी। फिर डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 75,000। अब देखिए, जिस भी चीज का आपको एडजस्टमेंट दिया होता है अगर एसेट का, तो उस एसेट का अकाउंट आपके लिए बनाना जरूरी है। क्यों एसेट का अकाउंट बनाना जरूरी है? क्योंकि उसके अंदर भाई कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छुपी होती है जिसको हमें बाहर निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। एक लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी बनाना। तो हम दो अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे। तो चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे और दो अकाउंट बनाते हैं। पहले हम अकाउंट बना ले रहे हैं एक अकाउंट बनाएंगे इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एक बना रहे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट
ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट करने से पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग 10 लाख है, तो हम ओपनिंग 5 और क्लोजिंग 10 लिख दें। 5 लाख और 10 लाख। एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में कहा गया कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग, जो शुरू में इन्वेस्टमेंट थी उसके आधे इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो भाई 5 लाख की इन्वेस्टमेंट को आधा कर दो, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का आधा कर देते तो वो हो गया 2,50,000, और 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बेच दिया है 10% प्रॉफिट लेकर के। तो 10% में क्या, एक जीरो कम कर दें, यानी कि 25,000 प्रॉफिट ले लिया। 2,50,000 का 10% कितना हुआ, 25,000, यानी कि उन्होंने इसको कितने में सेल कर दिया, 2,75,000 में। तो चलिए इसमें सेल की पार्ट को रिकॉर्ड कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे भाई बाय बैंक, हमने इसको सेल किया है, और इसको सेल किया है हमने 2,75,000 में। और आपको ये बात तो पता ही है कि 10% प्रॉफिट यानी कि 25,000 प्रॉफिट लिया है, तो जो प्रॉफिट लिया है वो कहाँ चले जाएगा, टू पीएल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि भाई प्रॉफिट ऑन सेल है, और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है यहाँ पे 25,000। इसके अलावा इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में कुछ और नहीं बताया। अब हम इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल जो है वो टैली हो जाना चाहिए। अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो इसका लोग कोई हिडन इंफॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी। तो टोटल करते हैं हम। इसका टोटल हुआ यहाँ पर 10 और 2 12,75,000, 12,75,000, 12,75,000, और यहाँ पर जो है हमारा बैलेंस आने लग गया, वो आ रहा है हमारा 7,50,000 का बैलेंस आ रहा है। अब ये 7,50,000 का इधर बैलेंस किस चीज का हो सकता है, इधर तो तीन ही चीजें होती हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, प्रॉफिट ऑन सेल होता है, और परचेज का होता है। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी गई थी, तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर पता चला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिख दें ये परचेज करा है, और इसके साथ में आप ये भी मेंशन कर दीजिए कि भाई ये गिवन नहीं था, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये मैंने बैलेंस करके पता किया है। तो इस तरीके से जो हमें हाइड इंफॉर्मेशन मिली है, तो हाइड की हुई इंफॉर्मेशन वो ये कि हमने 7,50,000 और 7,50,000 के इन्वेस्टमेंट को खरीदा है। अब हम इसके बाद एक और एडजस्टमेंट दी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग की, तो हम एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी बनाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज यूजुअल। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, दूसरी तरफ क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जब मैं इसका ओपनिंग बैलेंस देखता हूं तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 9 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ है 15 लाख। तो 9 लाख और 15 लाख, जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हमने पुट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000 फॉर द ईयर। इस बार 50,000 रुपीज का डेप्शन लगा, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री को इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमने लिखा 50,000, और इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप इसका टोटल कर दीजिए, और टोटल आपका आ रहा है यहाँ पर 15,50,000। तो 15,50,000, 15,50,000, और इधर बैलेंस आने लग गया 6,50,000। अब देखिए यहाँ पे तीन चीजें होती हैं। एक तो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है डेबिट में, प्रॉफिट ऑन सेल होता है, और परचेज होता है। प्रॉफिट ऑन सेल का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमने कुछ सेल ही नहीं किया है, हमने तो परचेज किया इसका मतलब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक परचेज। अब आप ये मत सोचिएगा कि हमेशा इसी तरह बैलेंस आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी अकाउंट में इस तरह भी बैलेंस आएगा। तो इधर जब बैलेंस आएंगे तो फिर चॉइस है आपके पास, वो सेल हो सकता है या वो डेप्रिसिएशन हो सकता है। अगर सेल बताई है तो डेप्शन निकल जाएगा, डेप्शन बताया तो सेल निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से उसके अंदर चेंजेस होते रहेंगे।
और हमने यहाँ पे एक हिडन इंफॉर्मेशन क्या पता कर ली कि इतने रुपए का हमने जो है लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है। ब्रैकेट में हम बैलेंसिंग फिगर भी लिख देंगे। दो अकाउंट की एडजस्टमेंट दी थी, दोनों अकाउंट बना लिए। अब हम बनाते हैं इससे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऊपर हम हेडिंग लिख देंगे। सेकंड हेडिंग है हमारी, ये सेकंड पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें हमने लिखना है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां पर पैसे जा रहे हैं। इनफ्लो आउटफ्लो। मेन क्या लिखना होता है हमें, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो हमने इनके अकाउंट बनाए, तो चलते हैं हम इनके अकाउंट में और इसमें देखते हैं कि क्या परचेज है और क्या सेल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमने अकाउंट बनाया था, वो बनाया था इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में यहां पर आपके पास सेल थी 2,75,000 की। 2,75,000 की आपके पास यहां पर सेल है, तो इसका मतलब यहां से पैसे आपके पास आए। और दूसरी तरफ उन्होंने 7,50,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, तो यहां से पैसे गए आपके पास। तो ये सेल और परचेज हमें यहां से उठाने हैं। ठीक इसी तरीके से फिर हम अगले अकाउंट पे जाएंगे और इसमें कोई सेल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ परचेज है, तो इसमें पैसे हमारे पास से गए। तो अब हम इन्हीं चीजों को यहाँ पर यूज करेंगे। हमने ऊपर अकाउंट बनाया था और उसमें हमने ये पता किया हुआ है, तो इस जगह पर हम लिखेंगे हमने जो है सेल करा है इन्वेस्टमेंट को, और सेल करी जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हम देख के आए ऊपर। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट थी आपकी 2,75,000 रुपीज की। फिर आपके पास परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी थी, आपने परचेज करी है इन्वेस्टमेंट, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने अभी देखा था, और ये थी 7,50,000 की। अकाउंट में हमने ये पता किया था। इसके बाद हमने दूसरा अकाउंट बनाया था लैंड एंड बिल्डिंग का, तो उसमें भी परचेज थी, सेल तो उसमें थी नहीं। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो थी वो थी आपकी 6,50,000 की। इसके अलावा और कोई परचेज सेल नहीं है, तो हमने इन्वेस्टमेंट की परचेज सेल और लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज सेल को कंसीडर कर लिया, ये एडजस्टमेंट कंसीडर हो गई। और अब आपको एक बात जो और समझनी है वो ये समझनी है कि भाई आपके पास जो परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हैं वो तो लिखनी है। इसके अलावा अगर कोई डिविडेंड रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से, तो वो भी यहीं पे लिखना होता है। तो हमें थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई थी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो इन्वेस्टमेंट करी थी, उससे हमें ये पैसे मिले थे। तो हमारे पास इनफ्लो हुआ, इसमें हमारे पास पैसे आए। अब जब हमारे पास पैसे आए तो हम इसको यहां पर लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इससे हमारे पास से पैसे आ रहे हैं 75,000। यानी कि टोटल हमारे पास जो अमाउंट आया है वो आया है भाई 3,50,000 रुपीज का, ये इनफ्लो हुआ। और इसके अलावा हमारे पास परचेज करने में पैसा यूज कितना हो गया है, तो 7,50,000 एक चला गया, 6,50,000 एक चला गया, यानी कि 14 लाख रुपीज चले गए हैं।
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,50,000 आए और 14 लाख रुपीस चले गए, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट है हमारा 14 लाख में से 3,50,000 माइनस कर देंगे तो नेट इफेक्ट आया 10,50,000। और चूंकि पैसे चले गए हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख दें और आंसर लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 25-26 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के टॉपिक को अगली क्लास में अलग से डील करेंगे, क्योंकि पहले आपको बेसिक वाला पार्ट क्लियर हो जाए, फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पार्ट को सेकेंडरी स्टेप में सीखेंगे। तो 25-26 इससे रिलेटेड है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में आपको प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस दिया हुआ है, लैंड का बैलेंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें अकाउंट उन्हीं चीजों का बनाना होगा, उन्हीं चीजों का अकाउंट बनाना चाहिए जिनकी एडजस्टमेंट दी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी है तो हमें अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, यानी कि इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर बोलते हैं जी प्लांट एंड मशीनरी कुछ सेल हुई है तो एक और कारण मिल गया कि भाई इसमें तो 2 एडजस्टमेंट है, बनाना पड़ेगा। फिर लैंड वाज सोल्ड, लैंड का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा कि इसकी भी एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वाज नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, इसलिए इसका अकाउंट भी, यानी कि इसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन है नहीं और जो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अकाउंट ड्रॉ करते हैं और अकाउंट बनाते हैं इसके, और चलते हैं। हम सबसे पहले बना लेंगे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट और लैंड का अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ड्रॉ किया जाए। पहला अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। Plant and machinery account. To balance brought down, opening balance, by balance carried down, closing balance. प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस इधर दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस इधर, यानी कि 8,50,000 एंड 10 लाख। तो 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है भाई 10 लाख रुपीस का। क्या एडजस्टमेंट दी हुई है देखते हैं। इसमें कह रहे कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्लांट एंड मशीनरी वाज 50,000, तो डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए का चार्ज हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000 बाय डेप्रिसिएशन 50,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके कि प्लांट एंड मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000, यानी कि जो प्लांट 60,000 का था उसको हमने 40,000 में बेच दिया। तो सबसे पहले तो भाई 40,000 में बेचा है तो उस पार्ट को हम रिकॉर्ड कर दें बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिख दें ये सेल हुआ है, और कितने में सेल हुआ है 40,000 में। अब वो उसकी कहने की बुक वैल्यू जो है, बुक्स में हमारी जो वैल्यू है वो 60,000 है और हमने इसको 40,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब भाई इसमें लॉस हो गया। सेल करेंगे तो लॉस या प्रॉफिट होगा ही होगा। तो लॉस कितना हो गया जी 20,000। ऐसा जरूरी नहीं कि लॉस या प्रॉफिट हो, कभी कभी जितने का है उतने में भी बेच सकते हैं, तो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट की कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है,
तो इसलिए अब हम इसको अकाउंट को करेंगे बंद, जैसे कि अभी पहले के क्वेश्चंस में हो रहा था। इसका बैलेंस निकलेगा डेबिट में, और वो जो डेबिट में बैलेंस निकलेगा वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा परचेज, क्योंकि सेल का लॉस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो बचा आइटम डेबिट में वो क्या बचा आपका, वो परचेज बचा। तो टोटल कर लेते हैं, और टोटल हो रहा है आपका यहाँ पे 549211, यानी कि 11,10,000 रुपीज, 11,10,000। और इस जगह पे आ जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट में आप लिखोगे भाई परचेज, और परचेज किस चीज की है, ये परचेज है कितनी है, परचेज हो जाएगी बैलेंस 850 माइनस किया तो इट विल बी 2,60,000 रुपीज, 2,60,000। और ब्रैकेट में हमें ये भी लिख देना चाहिए कि भाई ये हमने बैलेंस करके फिगर पता किया है। अब हम अगला अकाउंट बना लेते हैं। क्वेश्चन में अगला अकाउंट जो बनाने की जरूरत थी वो थी लैंड की। तो लैंड का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख है। तो लैंड अकाउंट बनाते हैं। लैंड अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस करें डाउन। ओपनिंग बैलेंस था इसका 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस था 1 लाख, और इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है कि लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। लैंड को बेचा गया 60,000 के प्रॉफिट पे। तो भाई आपको पता है, आपने पहले के क्वेश्चंस में भी लिखा है यहाँ पे 2PL, और ब्रैकेट में आप लिखते हैं प्रॉफिट जो हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल। तो प्रॉफिट ऑन सेल आपका 60,000 है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो अब आप टोटल कर दोगे, और टोटल जब आप करते हो तो इधर 2,60,000 आ रहा है, इस तरफ 1 लाख का, तो इधर पे ऊपर बैलेंस निकल के आएगा आपके, और बैलेंस देखिए इस तरफ आया, तो 1,60,000 का बैलेंस आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो बैलेंस होगा ये दो चीजों का हो सकता है यहाँ पर, या तो डेप्रिसिएशन होगा या फिर ये सेल होगा। तो डेप्रिसिएशन तो लैंड में वैसे भी नहीं होता, एक ये भी लॉजिक है। दूसरी चीज उसने कहा है कि सेल किया है, तो इसका मतलब कोई सेल वैल्यू तो होगी, तो इसका मतलब ये सेल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये इन फैक्ट में सेल किया गया था 1,60,000 में, और 60,000 रुपीज उसमें कब आया था। तो हम ब्रैकेट में यहाँ पर नहीं लिखना भूलेंगे कि ये बैलेंस करके पता किया है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। अब हम आगे चलते हैं और हम इसके लिए बनाएंगे अब कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या रिकॉर्ड करना है कि कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां पर पैसे जा रहे हैं। तो नीचे चलता हूं मैं, नीचे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट मैंने ड्रॉ करा है, उसमें मैं इनको शो कर दूंगा। तो हेडिंग पहले लिख लें हम, सेकंड हमारी हेडिंग है ये, इस जगह पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और भाई इसमें इनफ्लो और आउटफ्लो लिख दिया जाए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। देखिए सबसे पहले आपने जो अकाउंट बनाया था वो आपने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया था, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का आपको डिटेल्स दी हुई थी। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट आपने जब बनाया था तो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने इसको सेल किया है 40,000 में। तो सबसे पहले तो सेल करके हमारे पास पैसे आएंगे।
तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इससे हमारे पास 40,000 रुपीज आए, इनफ्लो हुआ। दूसरी तरफ आपने जब अकाउंट बनाया था तो उसमें बैलेंस आ रहा था आपका डेबिट साइड में, और जब डेबिट में आ रहा था तो आपने वहां पे निकाला हुआ था कि परचेज करा है आपने कुछ, एक मिनट चेक करना पड़ेगा अकाउंट में कितना बैलेंस था, देखिए तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, और ये है भाई 2,60,000। इसके बाद हमने बनाया था लैंड अकाउंट, और लैंड अकाउंट में 1,60,000 की आपकी जो है ये सेल्स है यहाँ पर। तो 1,60,000 की जो आपकी सेल्स हैं इसमें भी पैसे आए होंगे, तो इसको भी हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में दिखाएंगे। ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है 1,60,000 रुपीज। तो यहाँ पर सेल थी केवल, और कुछ भी परचेज नहीं था। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन में देखें आप कि प्लांट एंड मशीनरी के पार्ट को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और यहाँ पर लैंड के पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, और इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने आपको 4th पॉइंट में दिया हुआ है कि नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करी है। अगर आपने सेल नहीं करी है तो देखें इसमें चेंज किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट पहले 40,000 की थी, अब इन्वेस्टमेंट हो गई है आपकी 1 लाख की। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ है कि 60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट आपने परचेज करी है। कैसे परचेज करी है? क्योंकि बढ़ गई है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपकी 60,000। तो इस जगह से हमारे पास से पैसे गए और इस जगह से पैसे आए हैं, तो टोटल हमारे पास 2 लाख रुपीस आए हैं, और यहाँ पर चले गए हैं वो है भाई 3,20,000, और इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या हुआ, 1,20,000 चले गए। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,